1:1 पाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज जो भी रूल थे मैंने आपको रासायनिक सहयोग के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने पूरे कंप्लीट पांचों रूल्स का मैंने डिस्कस कर दिया। इसके बाद जो चैप्टर है आप लोगों का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की भाषा। और वहां से आप देख लीजिएगा, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, वहां से प्रश्न जरूर 100% आए हुए हैं। 1 से 2 भी हो सकते हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से 1 नहीं हो सकता, आएंगे जरूर वहां से। तो अगले टॉपिक में हम आपसे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर टॉपिक से मिलेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आज की क्लास में यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।
तो स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में। तो चलिए आज हमारा जो लेक्चर रहेगा जनरल एग्रीकल्चर का रहेगा। किसका रहेगा? जनरल एग्रीकल्चर का। तो जनरल एग्रीकल्चर से सबसे पहले हम देख लेंगे 15 से 20 क्वेश्चन हमारे जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप सभी लोग कोशिश करिए कि जो हमारे जीएस पढ़ाया गया, जितने भी क्वेश्चन हमने आप सबको प्रोवाइड कराया है लेक्चर के माध्यम से, जो आप सबको बताया, अगर हमने 20 क्वेश्चन बताए होगा तो समझिए कम से कम 300-400 क्वेश्चन आप सबको बता दिए। अगर 300 यानी 300-400 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो तो शायद आप सबके कम से कम हमारा जो जीएस का टारगेट होता है, अगर आप 15 क्वेश्चन कर लोगे तो मतलब आपके लिए काफी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जीएस का। अगर पूछ लेता कि जिस योजना द्वारा इन्हें क्या हो जाता कि जिस योजना द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, अगर पूछ लेता कि जिस योजना द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ कौन सी योजना है। कई बार पूछा गया है कि किस योजना के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। तो अगर पूछ लेता जिस योजना के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, किसका? भारतीय संविधान। तो ये ध्यान रखना। अगर पूछ लेता कि किस योजना के द्वारा मतलब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, तो किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि कैबिनेट मिशन योजना की स्थापना कब हुई। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना की स्थापना कब हुई। तो कैबिनेट मिशन योजना की स्थापना हुई थी 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। ये भी क्वेश्चन आप सब लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर पूछ लेता कि कैबिनेट मिशन योजना की स्थापना कब हुई, तो कैबिनेट मिशन योजना की जो स्थापना हुई थी 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। उसका भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के द्वारा? यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के द्वारा हुआ। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा होता? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। यह क्वेश्चन हो गया। कैबिनेट मिशन योजना की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। उसके बाद अगर पूछ लेता कि भारतीय संविधान के रचयिता कौन, तो भारतीय संविधान का आप सबको पता है कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल है। और कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। तो 2 वर्ष क्या हो जाएगा? 2 वर्ष 11 माह। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। अगर पूछ लेता है कि भारतीय संविधान क्या भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार होता है, तो भारतीय संविधान जो बनकर तैयार होता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में। कितने दिनों में तैयार होता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था, तो ऐसे बोल देते कि संविधान सभा की प्रथम बैठक। अगर पूछ लेगा क्या पूछ लेता? प्रथम बैठक। तो अगर पूछ लेगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था, तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि पूछ लेता कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। अब इसमें आ जाता है किसे? इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या? यानी टेम्परेरी। किसे बोला जाता? टेम्परेरी। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी। ध्यान रखना क्या हो जाएगा? अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि भारतीय संविधान यानी संविधान की जो प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। अब 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहला क्वेश्चन हमने बताया कि जिस योजना के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ वो कौन सा हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। उसे अस्थायी अध्यक्ष उस समय किसे चुना गया था? टेम्परेरी रूप से। तो किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी। क्या हो जाएगा? संविधान सभा की दूसरी बैठक। अब आता संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी उसके जस्ट 2 दिन बाद। तो कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या? यानी परमानेंट अगर पूछ लेता क्या परमानेंट मतलब अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये ध्यान रखना इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ध्यान रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इससे क्वेश्चन और बनता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगर पूछ लेता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर आ गया है तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो आप सबको पता ही होगा कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि मतलब अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था और अस्थायी। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, यानी हमारा जो भारतीय संविधान है ये कब बनकर तैयार हुआ था? भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान जो कब बनकर तैयार होता है ये 26 नवंबर 1949 को। कब बनकर तैयार होता है? 26 नवंबर 1949 को। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं पूछ लेता तो 26 नवंबर 1949 को इन्हें बनकर तैयार हो गया था। कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है जो बनकर तैयार हो गया था। ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद कब लागू किया गया? क्या हो जाएगा? कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ये भी क्वेश्चन रहना। तो दोनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। एक कब बनकर तैयार होती है, जिसे बोला था स्वीकृत कब मिली थी? क्या? स्वीकृत। तो इस तरह भी कभी-कभी पूछ लेता है कि भारतीय संविधान को स्वीकृत कब प्रदान की गई थी? तो स्वीकृत मतलब वही हो जाएगा कब बनकर तैयार होती है। इसको स्वीकृत कब मिली थी? तो 26 नवंबर 1949 को मिली थी। कब मिली थी? 26 नवंबर 1949 को। अब कब बनकर तैयार हुआ था? अगर पूछ लेता तो भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 जनवरी कब लागू हो गया था? इसको ध्यान रखना। सॉरी, कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन हमारे संविधान से बाय चांस कभी पूछा जा सकता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या है? तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य अगर पूछ लेता है तो भारतीय नागरिक के जो मूल कर्तव्य अगर पूछ लेगा तो 11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 11। ये भी ध्यान रखना। भारतीय नागरिक के या भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य कितने हैं? भारतीय नागरिकों के कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो टोटल जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितने? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या था? यानी गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कौन सा दिया था या कौन सा था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश। तो गौतम बुद्ध का अगर पूछ लेता कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या था, तो धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। क्या हो जाएगा? धर्म चक्र परिवर्तन। इसको भी आप ध्यान रखना। अगर पूछ लेता है तो वो प्रथम उपदेश, और प्रथम उपदेश इन्होंने कहां पर दिया था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो प्रथम उपदेश इन्होंने कहां पर दिया था? सारनाथ में। कहां पर दिया था? सारनाथ। ये क्वेश्चन दोनों ध्यान रखना कि गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या था? धर्म चक्र परिवर्तन था। क्या था? धर्म चक्र परिवर्तन। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कहां पर दिया था? सारनाथ में। इसको भी ध्यान रखना। दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना। देखो ये जो क्वेश्चन आप सबको बता रहे हैं, यहां से 1 से 2-4 क्वेश्चन आपका श्योर है। मतलब आज जो पढ़ाएंगे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म, उसको कोई काट नहीं सकता। तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखना कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछ लेता है तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। अगर पूछ लेता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और कब किए थे? ये भी ध्यान रखना। अगर पूछ लेता कब किया गया था, तो 1828 में। कब किया गया था? 1828 में किया गया था। तो दो क्वेश्चन यहां से आपको बन जा रहे हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में किया गया था। कब किया गया था? 1828 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो आपको यहाँ पर दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखना कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना। अब आता कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये भी ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसको भी आप ध्यान रखना कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब इसके अगर पूछ लेता है इनका एक और नाम था, बचपन का नाम अगर पूछ लेता है तो क्या था? मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। तो इसको भी आप ध्यान रखना। अगर पूछ लेता कि मूल शंकर किसका नाम है या किससे संबंधित है, तो मूल शंकर हमारा किससे संबंधित हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन अब यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने बताया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब इसका यानी इनका बचपन का नाम या उपनाम अगर पूछ लेता तो क्या था? मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। तो ये हमारे यहाँ से 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। उसके बाद आता कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना अगर पूछ लेता है तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। तो इसको भी आप ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। अब कब किया गया था? ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखना। 1897 में। कब किया गया था? 1897 में। तो इसको भी आप ध्यान रखना कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। कब किया था? तो 1897 में। कब किया था? 1897। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? कौन सा क्वेश्चन आ जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। ये ध्यान रखना
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। और कब किया था? तो यह भी ध्यान रखना 1885 में। कब किया गया था? 1885 में। तो यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। और कब किया था? तो 1885 में किया गया था। कब किया गया था? 1885 में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह भी पूछा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष क्या हो जाएगा? प्रथम अध्यक्ष। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया हमारी यूपी कैटेगरी में, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये भी ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनने। पहला क्वेश्चन हमने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कब किया था? 1885 में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? क्या कहता? बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का अगर पूछ लेता कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 1905। ये ध्यान रखना कि अगर पूछ लेता कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था यानी डिवाइड किया गया, यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को। अगर हमें पूछ लेता है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? क्या तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 को। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ, तो तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था। इस बार अगर पूछ लेता आंध्र प्रदेश की राजधानी, तो अमरावती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमरावती। ये ध्यान रखना, हैदराबाद नहीं होगा, थोड़ा बदल गया, चेंज हो गया। तो आंध्र प्रदेश की अगर राजधानी पूछ लेगा, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? अरे अमरावती हो जाएगा, सॉरी, क्या अमरावती हो जाएगा। भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कब अलग हुआ था? 1853 में। कब अलग हुआ था? 1853 में। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो 2 जून 2014 को। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 20 जुलाई 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को हुआ था। एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? अगर पूछ लेता है कि भारत रत्न क्या हो जाएगा? भारत रत्न। तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। इससे संबंधित हमारे पास काफी क्वेश्चन है। अगर भारत रत्न से संबंधित एक भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम क्लास लेके पूरा कंप्लीट करा देंगे। हो सकता है भारत रत्न से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाए, तो हमारा कल के क्लास में हम कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि उससे हमने पूरे क्वेश्चन बना लिए जितने भी उससे वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हो जाएगा बंगाल का विभाजन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमर सोनार बंगला, यानी अमर सोनार बंगला नामक गीत के लेखक अगर पूछ लेता है, अमर सोनार बंगला नामक गीत के लेखक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अमर सोनार बंगला नामक गीत के लेखक। अब देखो यहां से आगे 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो अमर सोनार बंगला नामक गीत के लेखक हमारे कौन हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने किसके हमारे देश में जो हमारा जो राष्ट्रीय गान है, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय गान। हमारा राष्ट्रीय गान क्या? जनगण मन अधिनायक। तो उसके रचयिता लेखक अगर पूछ लेता है तो कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गान कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकंड में। अगर देखा जाता है इमरजेंसी काल में तो कितने सेकंड में? 20 सेकंड में गाया जाता है। कितने समय में पूरा किया जा सकता है? 20 सेकंड में पूरा किया जा सकता है। ये क्वेश्चन। अब देखो अमर सोनार बंगला नामक गीत है जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत हो जाए। तो ये ध्यान रखना, अगर कभी पूछ लेता है कि अमर सोनार बंगला किस देश का राष्ट्रीय गीत है, तो ये हमारा हो जाएगा किसका? बांग्लादेश। किसका हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी अगर पूछ लेगा तो बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगा ढाका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढाका। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगा? ढाका हो जाएगा। अगर पूछ लेता जापान, क्या पूछ लेता? जापान। तो जापान की राजधानी क्या हो जाएगा? टोक्यो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोक्यो हो जाएगा। अगर पूछ लेता फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगा? तो फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगा? तो पेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरिस। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। उसके बाद श्रीलंका की राजधानी आपको पता है कोलंबो होता है। क्या कोलंबो जो इसमें भारत और श्रीलंका से मैच खेले जा रहा है, कहां पर करना चाहिए? तो 52 सेकंड में। इमरजेंसी काल में कितने समय में? तो 20 सेकंड में। कितने समय में? 20 सेकंड में पूरा करना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? क्या जाता है? राष्ट्रीय आंदोलन। तो अगर पूछ लेता है कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। अब ये क्वेश्चन यहां से आपको और याद होना चाहिए कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर आप सबको पता होगा किसकी? गांधी जयंती मनाया जाता है। किसके? यानी गांधी जयंती। तो गांधी जी का अगर पूछ लेता जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। तो ये ध्यान रखना, यहां से आपका एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? असहयोग आंदोलन। तो यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत अगर पूछ लेता कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी
अगस्त 1920 में किया गया था। कब किया गया था? अगस्त 1920 में किया गया। ये भी क्वेश्चन। अब किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1920 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एमजी से याद रखना, महात्मा गांधी। शॉर्ट में याद रखना, एमजी मतलब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1920 में हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 1920 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अगर पूछ लेता कि चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो चौरी चौरा हमारा जो कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया? यानी असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया? तो ये भी ध्यान रखना। अगर पूछ लेता कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया था, तो 12 फरवरी 1922 को। तो ये ध्यान रखना कब हुआ था? 12 फरवरी 1922 को। अब कब इन्होंने शुरुआत किया था? तो 1920 में। कब इन्होंने शुरुआत किया था? 1920 में। लेकिन तो इन्होंने वापस कब ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया था गांधी जी ने? तो 12 फरवरी 1922 को वापस लिया था। कब लिया था? 12 फरवरी 1922 को इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके बाद आ जाता है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? पूर्ण स्वराज की घोषणा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी और किसके द्वारा? तो पूर्ण स्वराज की जो घोषणा की गई थी दिसंबर 1929 में। कब किया गया था? दिसंबर 1929 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आपको पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? दिसंबर 1929 में किया गया था। कब? दिसंबर 1929 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नमक कानून तोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? नमक कानून तोड़ो आंदोलन, यह भी क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि नमक कानून तोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? तो यह हमारा चलाया गया था 6 अप्रैल 1930 को। कब चलाया गया था? 6 अप्रैल 1930 को चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया था? एमजी, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया। यह भी ध्यान रखना कि नमक कानून तोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? तो 6 अप्रैल 1930 को चलाया गया था। कब चलाया गया था? 6 अप्रैल 1930 को। और किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम क्रांतिकारी घटना कब घटी? यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में प्रथम क्रांतिकारी घटना कब घटी? तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में यानी पहली बार जो होता क्रांतिकारी घटना कब घटी थी? तो यह हुआ था 22 जून 1897 को। कब हुआ था? 22 जून 1897 को। तो यह भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि भारत में पहली बार या प्रथम यानी क्रांतिकारी घटना कब घटी थी? तो कितना हो जाएगा? 22 जून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 जून 1897 को। कब हुआ था? 22 जून 1897 को। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज का जो जीएस का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड, यह भी क्वेश्चन लगभग पूछा गया कि काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। तो यह भी क्वेश्चन ध्यान रखना। अगर पूछ लेता कि काकोरी कांड कब हुआ था, तो काकोरी कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। तो आज हमने पढ़ाया जीएस का क्वेश्चन, कम से कम 30-40 क्वेश्चन आप सबको हमने बता दिया है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या स्टार्ट करेंगे? एनिमल हस्बेंड्री। और उससे संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे उसको आगे देखते हैं। तो जो अब देखो जीएस के जितने भी आपके पास सिलेबस है, जो भी पढ़ाया गया, अब मेन मकसद है कि उसको केवल रिवीजन करना। क्या करना? रिवीजन करना। अगर आप ये सोच रहे हो आगे बढ़ के कितना तैयार कर ले तो कुछ नहीं हो पाएगा। इतना मतलब जो पढ़ो एकदम सॉलिड पढ़ो, अच्छे से तैयार है कि मतलब जो अगर उससे अगर एक पेज तुमने पढ़ा है तो उससे अगर क्वेश्चन आता तो उससे क्वेश्चन कभी गलत ना हो। तो ये टारगेट बना के चलना कि कितना भी क्वेश्चन हम सही करके आते हैं। ये मत देखना हम कितना क्वेश्चन करके आते हैं, ये टारगेट होना चाहिए हम कितना क्वेश्चन वापस सही करके आते हैं। लोग 200 क्वेश्चन करके आते हैं या 200 में कम से कम 180-90 क्वेश्चन करके आते हैं और रैंक उनकी आती 10-12 हजार आती है। और कोई क्वेश्चन 120 करके आता है उसकी रैंक हो जाती है 200-300 या 100 के अंदर भी आ जाती है। ये तुम्हें डिपेंड करता है कि तुम कितना क्वेश्चन वापस सही करके आए हो। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो तुम्हें परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, क्या डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। जो बोर्ड के बच्चे होते हैं उन वहां पर मतलब डिफिनेशन पूछा जा सकता है, तो लेकिन तुम देख लेंगे बस केवल। अब पहला आता है प्रतिजैविकी, जिसे बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। क्या हो जाता है? प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक्स। अब प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक्स क्या होता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न, किसके द्वारा? माइक्रोब्स, जिसे बोला जाता है माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए गए वही पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को लिए जीवाणुनाशी होते हैं, मतलब एंटीबैक्टीरियल के रूप में कार्य करते हैं। जीवाणुनाशी मतलब उसको मारने के लिए कार्य करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि मतलब किसी भी सूक्ष्म जीवों द्वारा जो उत्पन्न किए गए पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? एंटीबायोटिक्स बोला जाता है, या क्या बोला? एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविकी बोला जाता है। तो हमारे जो कंपटीशन में पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविकी के उदाहरण हो जाएगा? तो पेनिसिलिन हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा, क्लोरोमाइसिटिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोमाइसिटिन हो जाएगा। तो यह जाता कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? 1929 में किया था। ये भी ध्यान रखना।
अगर पूछा जाता प्रथम एंटीबायोटिक्स कौन सा खोजा गया था, यानी प्रथम एंटीबायोटिक्स कौन सा खोजा गया था, तो वो हमारा हो जाएगा पेनिसिलिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पेनिसिलिन। और किसने खोज की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किया था? 1929 में किया था। कब किया था? 1929 में। ये क्वेश्चन आप सबको पता हो जाएगा कि एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैव की क्या होता है, मतलब सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न किया गया हुआ, मतलब जो दूसरे सूक्ष्मजीवों को मारने के लिए, मतलब जीवाणुनाशी या एंटीबैक्टीरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं प्रतिजैव की एंटीबायोटिक्स बोला जाता है। इसके उदाहरण पेनिसिलिन हो जाए, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाए और क्लोरोमाइसिन हो जाए। ये हमारे किसके उदाहरण एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैव की। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एंटीसेप्टिक्स हो, जिसे बोला जाता है प्रतिरोधी। क्या बोला जाता है? एंटीसेप्टिक्स या प्रतिरोधी। ये देखो होता है वो औषधियां जो कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं पर उसको किल नहीं करते, मतलब उसको मारते नहीं है। मतलब ऐसी दवा जो होती है जो जीवाणुओं की जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वृद्धि को रोक देगा, मतलब वहां से वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे जब इसका हम प्रयोग कर देंगे, लेकिन तो उन्हें नष्ट नहीं करते। क्या? उनको किल नहीं करते, उन्हें मारते नहीं है, तो उसे बोला जाता है एंटीसेप्टिक या प्रतिरोधी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटीसेप्टिक या प्रतिरोधी बोला जाता है। तो इसमें भी आप सबको एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि एंटीसेप्टिक या प्रतिरोधी के उदाहरण, तो बोरिक एसिड हो जाएगा और आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोरिक एसिड और आयोडीन हो जाएगा। अगर कभी कभी पूछ लेता है घेगा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ये हो गया हमारा एंटीसेप्टिक्स या मतलब ऐसे हम दवा का प्रयोग करते हैं जो हमारे जीवाणु होते हैं उनको किल नहीं करेंगे लेकिन तो उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, तो उसे बोलते हैं एंटीसेप्टिक्स। बोरिक एसिड हो जाएगा और आयोडीन हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीपायरेट्स यानी जिसे बोला जाता है क्या हमारा ज्वर रोधी बोला जाता है। क्या बोला जाए? एंटीपायरेट्स या ज्वर रोधी। वह औषधियां जो ज्वर ताप को कम करती है, मतलब ज्वर मतलब जो बुखार होता है, क्या होता है? बुखार होता है, उसके टेम्परेचर को मतलब कम करती है, तो इन्हें फेब्रिल ट्यूब बोला जाता है। क्या? फेब्रिल ट्यूब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेब्रिल ट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेब्रिल ट्यूब कहा जाता है। अब इसके उदाहरण में ध्यान रखना, एस्प्रिन हो जाएगा, क्विनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्विनोन हो जाएगा और सैलिसिलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैलिसिलिक। लेकिन तो इसमें जो सबसे ज्यादा ये हमारा दोनों जरूरी है, एस्प्रिन और क्विनोन हो जाएगा। तो अगर पूछ लेते हैं एंटीपायरेट्स का, एंटीपायरेट्स या ज्वर रोधी के हमारे उदाहरण क्या हो जाएगा? जो हमारे मतलब ज्वर या बुखार होते हैं तो उनके टेम्परेचर को कम करता है, उसे क्या कहते हैं? एंटीपायरेट्स या मतलब ज्वर रोधी कहा जाता है। इनके उदाहरण एस्प्रिन हो जाएगा और क्विनोन हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। उसका हाँ ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण, ये कई बार पूछा गया कि बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? ये पूछा गया कि बोरिक एसिड अगर पूछ लेता कि घाव को सुखाने के लिए, घाव को धोने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, तो बोरिक एसिड का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग यूपी कैटेगरी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसको ध्यान रखना कि बोरिक एसिड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? घाव को सुखाने या घाव को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारे घाव हो जाते हैं, जैसे किसी पशु में इंसेक्ट या कीड़े पड़ गए या कोई भी बाई या कट गया है, तो उसको मतलब सुखाने के लिए या धोने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोलिक एसिड। अब कार्बोलिक एसिड का इसका उपनाम पूछा जा सकता है। कार्बोलिक एसिड को क्या कहा जाता है? फिनोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिनोल कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखना कि कार्बोलिक एसिड को क्या कहा जाता है या फिनोल किसे कहा जाता है, तो कार्बोलिक एसिड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कार्बोलिक एसिड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बैक्टीरियल डिजीज, जो हमारे जो एनिमल होते हैं उनमें जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हो जाएगा? धनेला हो जाएगा, एंथ्रेक्स रोग हो जाएगा, गला घोटू हो जाएगा और गिल्टी, या इसे एंथ्रेक्स भी कहा जाता है। एंथ्रेक्स रोग भी आप ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? एंथ्रेक्स। मतलब अगर पूछ लेता कि निम्न में से कौन सा रोग जो जीवाणु द्वारा होता है या बैक्टीरिया द्वारा होता है, तो जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा पशु में कौन कौन सा रोग होता है? थनैला रोग पहला हो जाएगा, थनैला। दूसरा हो जाएगा एंथ्रेक्स रोग हो जाएगा, गला घोटू हो जाएगा और गिल्टी रोग हो जाएगा। उसका बाद हमारा होता है कि विषाणु जनित रोग, पशुओं में विषाणु या वायरस द्वारा, मतलब ऐसी बीमारी जो जीवाणु द्वारा होता है या विषाणु द्वारा होता है। अब जीवाणु द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है इसको आप ध्यान रखना, और विषाणु द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है। अब विषाणु द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है? चेचक, पहला चेचक या पोस्ट या पस प्लेग हो जाएगा, खुरपका मुंहपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुरपका मुंहपका। रानीखेत क्या हो जाएगा? रानीखेत और रेबीज। इसमें आपको केवल यही मेन ध्यान रखना कि जो आप सबको अंडरलाइन कर रहे हैं, राउंड कर दे रहे हैं, गोला कर दे रहे हैं, आप सबको केवल वही क्वेश्चन ध्यान रखना और वही क्वेश्चन आप सबको याद करना है कि विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग हो जाएंगे। तो पहला चेचक या पोस्ट, उसके बाद हो जाता है पशु प्लेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पशु प्लेग हो जाएगा। खुरपका मुंहपका, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, खुरपका मुंहपका। और रानीखेत बीमारी ये कई बार पूछा गया। रानीखेत बीमारी किसमें होता है? तो मुर्गियों में होता है। किसमें होता है? मुर्गियों में होता है। किसके द्वारा होता है? तो वायरस द्वारा होता है। देखिए हमने वायरस ही बताया। उसका रेबीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेबीज। तो आपको यह ध्यान रखना कि यानी जो हमारे एनिमल होते हैं उसमें जीवाणु द्वारा कौन कौन सा रोग होता है और विषाणु द्वारा कौन कौन सा रोग होता है। जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, और विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। उसके बाद जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटनी वान लुमेन ने किया था। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवान वास्की ने किया था। किसने किया था? इवान वास्की ने। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब प्रोटोजोआ ये आ जाता है कि प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा होता है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे ये सर्रा पूछा जाता है। सर्रा और मलेरिया ध्यान रखना। क्या मलेरिया भी पशु में होता है, प्रोटोजोआ द्वारा। तो जो सबसे मेजर पूछा जाता है सर्रा डिजीज पूछा जाता है। क्या? सर्रा। तो सर्रा डिजीज होता है पशु में होता है, किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1942 में किया गया था। कहां पर किया गया था? विजयनगर बरेली में किया गया था। कहां पर? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ विजयनगर बरेली, जो कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यानी आर्टिफिशियल रूप से अगर पूछ लेता कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है? कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1942 में किया गया था। किसने किया था? तो डॉक्टर संपत कुमार ने। किसने किया था? डॉक्टर संपत कुमार ने भारत में किया था। कहां पर? विजयनगर बरेली में। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहां पर है? विजयनगर बरेली में स्थित। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कैथीटर। हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कैथीटर का प्रयोग किसने किया जाता है? पशु का मूत्र निकालने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कैथीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कैथीटर का प्रयोग किया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर नोचिंग मशीन। क्या हो जाएगा? ईयर नोचिंग मशीन। अब ईयर नोचिंग मशीन क्या होता है?
कान पर चिन्ह बनाने के लिए, यानी कानों पर चिन्ह बनाने के लिए, या जिसे बोला जाता है चिन्हित करने के लिए, क्या होता है चिन्हित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ईयर नोचिंग नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ईयर नोचिंग नामक यंत्र मशीन का प्रयोग किया जाता है। जो पशु को कान पे चिन्ह करने के लिए, क्या टैग लगाने के लिए, मतलब उन्हें चिन्हित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ईयर नोचिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। सेचक आ जाता है, तो सेचक का प्रयोग भी किसमें किया जाता है, घाव को धोने में किया जाता है। किसको, बोरिक एसिड का प्रयोग घाव को सुखाने में किया जाता है, जो मेजर है, लेकिन तो घाव को धोने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन तो अगर सेचक पूछ लेगा तो सेचक समझ लेना घाव को धोने में प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, घाव को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है कि दुग्ध में वसा, दुग्ध में वसा होता है गोलिकाओं अथवा इमल्सन के रूप में पाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि दुग्ध में जो फैट होता है किस रूप में प्रेजेंट रहता है, यानी दुग्ध में वसा यानी गोलिकाओं या इमल्सन के रूप में, तो अक्सर यही पूछा जाता है कि वसा दूध में किस रूप में, इमल्सन हमारे पेपर में देता है, क्या देता है, इमल्सन पेपर में देता है। तो दुग्ध में वसा गोलिकाओं या इमल्सन के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दुग्ध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है, तो कोलाइडल रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, कोलाइडल रूप में पाई। तो इसको आप ध्यान रखना कि दुग्ध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है, तो कोलाइडल रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि दूध अथवा क्रीम का वह भाग जो मक्खन निकालने के बाद बचता है उसे क्या बोला जाता है, बटर मिल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बटर मिल्क कहा जाता है। यानी दूध अथवा क्रीम का वह भाग, दूध अथवा क्रीम का वह भाग जो मक्खन निकालने के बाद बचता है उसे क्या बोला जाता है, तो बटर मिल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बटर मिल्क कहा जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो किस में किस विटामिन की अधिकता होती है, तो किस में किस विटामिन की अधिकता होती है, विटामिन B12। ये क्वेश्चन दे रहा है, पूछा भी गया कि किस में किस विटामिन की अधिकता होती है, तो किस में किस विटामिन की अधिकता हो जाती है, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भैंस के दूध में गाय के दूध के मिश्रण का पता किस परीक्षण के द्वारा लगाते हैं, यानी भैंस के दूध में गाय के दूध के मिश्रण का पता हम किस टेस्ट के द्वारा, किस परीक्षण के द्वारा लगाते हैं, तो हंसा परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है, हंसा परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूध में प्रोटीन का परीक्षण तो किसके द्वारा, जेल डाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, जेल डाल के द्वारा किया जाता है। अगर भैंस के दूध में गाय के दूध का मिश्रण का पता हंसा परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है। दूध में प्रोटीन का परीक्षण तो जेल डाल से किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जेल डाल से किया जाता है। किस में किस विटामिन की अधिकता होती है, तो विटामिन B12 की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है, विटामिन B12 की अधिकता होती है। अब इसका ध्यान देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है कि दूध में लैक्टोज का परीक्षण किस विष से करते हैं, यानी दूध में लैक्टोज का परीक्षण किस विष से करते हैं, तो फेलिंग सोलून विष से किया जाता है। किससे, फेलिंग सोलून, यानी फेलिंग सोलून विष से किया जाता है। किससे किया जाता है, फेलिंग सोलून विष से किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, पूछ लेता कि दूध में लैक्टोज का परीक्षण किस विष से किया जाता है, तो फेलिंग सोलून विष से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता कि शुद्ध घी में क्या जाएगा कि शुद्ध घी में चर्बी की मिलावट ज्ञात करने के लिए हम कौन सा परीक्षण करते हैं, तो बैलेंटा परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है, बैलेंटा परीक्षण किया जाता है। अब ये दोनों क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है, तो 28 से 30 होती है। इसको आप जरूर ध्यान रखना कि गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है, 28 से 30 होती है। भैंस के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग 30 से 32 होती है। यहाँ पर कितना कर लेना, 30 से 32 होती है। तो लैक्टोमीटर आप सबको पता है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बीटारोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वसा या चिकनाहट को मापने के लिए। किसको, वसा या चिकनाहट को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बीटारोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो अलग क्वेश्चन है, लेकिन तो आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा कि दूध का अपेक्षित घनत्व, तो दूध का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दूध में वसा या चिकनाहट मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बीटारोमीटर। अब गाय के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग 28 से 30 होती है। भैंस के दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है, तो 30 से 32 हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोकारियम कैनुला। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो ट्रोकारियम कैनुला का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो अपरा रोग से पीड़ित पशु के यानी पेट से दूषित गैस निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, या आमाशय में दवा डालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ट्रोकारियम कैनुला नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखना कि अगर पूछ लेता कि ट्रोकारियम कैनुला नामक यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है, या अपरा रोग से पीड़ित पशु के दूषित गैस निकालने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ट्रोकारियम कैनुला नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया कि अधिक दूध देने वाले पशुओं में मिल्क फीवर नामक रोग होने की संभावना अधिक होती है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से अलग है, इसको आप ध्यान रखना कि अधिक दूध देने वाले पशु होते हैं, क्या होते हैं, जो अधिक दूध देने वाले पशुओं में कौन सा रोग होने की संभावना अधिक होती है, तो मिल्क फीवर नामक रोग होने की संभावना अधिक होती है। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगर कभी पूछ लेता है कि पशुओं में मिल्क फीवर रोग किसकी कमी से होता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, हमने आपको पहले बताया था कि मिल्क फीवर रोग किसकी कमी से होता है, तो कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनना है कि यानी अपरा रोग से पीड़ित पशुओं के पेट से दूषित गैस निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ट्रोकारियम कैनुला नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अधिक दूध देने वाले पशु में कौन सा रोग होने की संभावना अधिक होती है, तो अब अधिक दूध देने वाले पशुओं में मिल्क फीवर नामक रोग होने की संभावना अधिक होती है। मिल्क फीवर रोग पशु की किसकी कमी से होता है, तो कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप ध्यान रखना, बाटनी में पूछा जा सकता है कि स्टोमेटा का खुलना तथा बंद होना किस पर आधारित होता है, तो पोटेशियम आयन पर। किस पर आधारित होता है, पोटेशियम आयन। ये क्वेश्चन आप कई बार पीके में पूछा गया कि स्टोमेटा का खुलना तथा बंद होना किस पर आधारित होता है या निर्धारित होता है, तो पोटेशियम आयन। किस पर, पोटेशियम आयन पर। आप ध्यान रखना, ऐसे के लिखे टू प्लस लिख सकता है, पोटेशियम आयन पर। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एटिनोबैसिलस रोग को क्या कहा जाता है, कटिया जीभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कटिया जीभ कहा जाता है। ये उतना कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि डर्मेटाइटिस रोग किसमें होता है, तो यहाँ पर आपके कई क्वेश्चन बनेंगे कि डर्मेटाइटिस रोग किसमें होता है, तो बकरी तथा भेड़ में होता है। किसमें होता है, बकरी तथा भेड़ में होता है। किसके द्वारा होता है, तो वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा, वायरस द्वारा। तो इसको आप ध्यान रखना कि अगर पूछ लेता है कि डर्मेटाइटिस रोग किसमें होता है, किन किन पशु में होता है, तो बकरी तथा भेड़ में होता है। और भाई किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्षयरोग का पता किस टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है? ट्यूबरकुलिन परीक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? ट्यूबरकुलिन परीक्षण के द्वारा क्षयरोग का पता लगाया जाता है, जिसे बोला जाता है टीबी या क्षयरोग। क्या बोला जाता है? टीबी या क्षयरोग, जो किसके द्वारा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। अगर कभी पूछ लेता कि टीबी रोग किसके द्वारा होता है, विषाणु जीवाणु, प्रोटोजोआ वायरस से कुछ भी पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? जीवाणु द्वारा होता है। तो अगर टीबी जो होता है जिसे बोला जाता है टीबी या क्षयरोग, तो किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। इसका पता हम किस टेस्ट के द्वारा लगाते हैं? तो ट्यूबरकुलिन परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? ट्यूबरकुलिन परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर लगता कि गला घोटू रोग में पशु के शरीर का तापक्रम कितना हो जाता है? अगर गला घोटू रोग पशु में हो जाता तो उनके शरीर का तापक्रम कितना हो जाता? तो 104 से 108 डिग्री फारेनहाइट हो जाता। कितना होता है? 104 से 108 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगी। ये ध्यान रखना कि गला घोटू रोग किसमें होता है? पशु में होता है। अगर हो जाता है इनकी ये बीमारी हो जाता है तो इनका जो टेंपरेचर शरीर का तापमान कितना हो जाता है? तो लगभग 104 से 108 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि खुरपका मुपका रोग में पशु के शरीर का तापक्रम कितना? तो खुरपका मुपका रोग में पशु के शरीर का तापक्रम 104 से 105 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 104 से 105 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि छूत से लगने वाली बीमारी, यानी छुआछूत से, तो पोकनी हो जाएगा, चेचक हो जाएगा और खुरपका मुंहपका हो जाएगा। जिसे बोला जाता है मतलब छूत से लगने वाली या कभी कभी लेता है छुआछूत बीमारी। क्या छुआछूत बीमारी जो होता है, जैसे हमारा क्या होता है, यानी संवेदनशीलता पाई जाती है कि चलो भी ध्यान आया तो बता देंगे। छुई मुई का जो पौधा होता है, क्या होता है? छुई मुई का पौधा, उस संवेदनशीलता में उसको हाथ से अगर टच कर दोगे तो उसके देखोगे पूरा पौधा क्या होता है? सिकुड़ जाता है। क्या सिकुड़ जाएगी उसकी पत्तियां। तो किसके कारण होता है? वो संवेदनशीलता के कारण होता है। किसके कारण होता है? संवेदनशीलता के कारण। ये भी क्वेश्चन पहले कई बार पूछा गया कि छुई मुई का पौधा मतलब चूने से सिकुड़ जाने के कारण, या तो ये किसके कारण होता है? संवेदनशीलता के कारण होता है। किसके कारण? संवेदनशीलता। तो ये हमारा अलग है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो छुआछूत से लगने वाली बीमारी या छूत से लगने वाली बीमारी, पोकनी हो जाएगा, चेचक हो जाएगा और खुरपका मुंहपका डिजीज हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टिक फीवर रोग पशु में किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि टिक फीवर रोग पशु में किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा। मुर्गियों की सबसे भयानक बीमारी होता है रानीखेत होता है। किसके द्वारा? यानी रानीखेत होता है किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा होता है। इस वायरस का नाम क्या हो जाएगा? पैरामिक्सो वायरस। क्या हो जाएगा? पैरामिक्सो वायरस। इसको आप जरूर ध्यान रखना। जब मेरिट यूनिवर्सिटी पेपर बनाया था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रानीखेत बीमारी किसमें लगता है? मुर्गियों में लगता है। किसके द्वारा लगता है? तो वायरस के द्वारा लगता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किस वायरस के द्वारा? पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रानीखेत के प्रथम दिन के टीकों, इन्हें टीका लगाया जाता है। तो रानीखेत के प्रथम दिन के टीकों को क्या कहा जाता है? मीजोजेनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीजोजेनिक स्ट्रेन कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखना कि रानीखेत में, यानी जो रानीखेत पशु में बीमारी हो जाती है मुर्गियों में, उसके मतलब क्या कहते हैं? उसके रोकथाम के लिए टीका लगाया जाता है। उस प्रथम दिन के टीकों को क्या कहा जाता है? मीजोजेनिक स्ट्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फाउल कालरा बीमारी किसमें होता है? मुर्गियों में होता है। किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि फाउल कालरा बीमारी किसमें होता है? तो मुर्गियों में होता है। किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मुर्गी में चेचक रोग किसके द्वारा होता है? तो एबीपॉक्स वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एबीपॉक्स वायरस के द्वारा होता है। तो ये भी ध्यान रखना। अगर पूछ लेता है कि मुर्गी में चेचक रोग किस वायरस के, किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। उस वायरस का नाम क्या हो जाए? एबीपॉक्स वायरस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मुर्गी में लकवा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पशु के गिराने की विधि, हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पशु के गिराने की विधियां कौन से सबसे अच्छी विधि मानी जाती है? ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो पशु के गिराने की 3 विधियां हो जाएगी। कितनी? 3 विधियां। पहला हो जाएगा रिफ्यूज विधि, दूसरा हो जाएगा मॉडिफाइड रिफ्यूज विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉडिफाइड रिफ्यूज विधि। उसके बाद हो जाएगा एबिल गार्ड विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एबिल गार्ड विधि। विधियां तो 3 है, लेकिन तो जो सबसे मुख्य मानी जाती है मॉडिफाइड रिफ्यूज विधि मानी जाती है। कौन सी? मॉडिफाइड रिफ्यूज विधि। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना कि पशु को गिराने की कितनी विधियां? 3 विधियां। पशु को गिराने की कितनी विधियां हो जाएगी? 3। जो सबसे मुख्य विधि मानी जाती है मॉडिफाइड रिफ्यूज मेथड हो जाएगा। कौन सा? मॉडिफाइड रिफ्यूज मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट से गैस निकालने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जा सकता है? तो हींग पशु का। अगर क्या होता है? अगर वहां पर गैस बन गया पशु के पेट में तो हम किसका प्रयोग करते हैं? मतलब गैस को निकाला तो हींग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हींग का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि दुग्ध में वसा किस रूप में घुली रहती है? देखिए अभी हमने आप सबको बताया था इमल्सन या पायस। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका कीजिएगा। उसके बाद विश्व में प्रथम क्लोन किसका बनाया गया था? तो डाली नामक भेड़ का बनाया गया था। इसका डाली नामक भेड़ का बनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। विश्व का प्रथम क्लोन तो डाली नामक भेड़ का बनाया। दुग्ध का सबसे कम परिवर्तनशील अवयव कौन सा होता है? तो लैक्टोज होता है। कौन सा होता है? लैक्टोज होता है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। अगर पूछ लेता कि दुग्ध का सबसे कम परिवर्तनशील अवयव कौन सा होता है? तो दुग्ध का सबसे कम परिवर्तनशील अवयव कौन सा हो जाएगा? तो हमारा लैक्टोज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लैक्टोज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि दूध का सबसे, ये भी क्वेश्चन हो गया। उसका दूध में प्रोटीन, ये भी हमने आप सबको बता दिया। आइए क्वेश्चन कि दूध में किस प्रोटीन का पाचन नहीं होता? अगर पूछ लेता कि कौन सी प्रोटीन होता है जिसमें दूध का पाचन नहीं होता? तो इलास्टिन नामक प्रोटीन हो जाएगा। कौन से? इलास्टिन नामक प्रोटीन हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखना कि कौन सी प्रोटीन का पाचन नहीं होता? तो इलास्टिन नामक प्रोटीन का पाचन नहीं होता। और ये भी क्वेश्चन रिपीट पूछा गया कि मोरक्को लेदर किससे बनाए जाते हैं? तो वहां पर ऑप्शन दे देगा, खाल से बनाया जाता है, बाल से बनाया जाता है, त्वचा से बनाया जाता है, पूरा शरीर से बनाया जाता है। तो किससे? बकरी की त्वचा से बनाया जाता है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि मोरक्को लेदर किससे बनाए जाते हैं? बकरी से बनाया जाता है। अब बकरी के शरीर के किस भाग से? तो उसकी त्वचा से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? त्वचा से बनाया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखना कि मोरक्को लेदर किससे बनाया जाता है? बकरी के, और बकरी की त्वचा से बनाया जाता है। बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 145 दिन। जो इसका नाम टेप्रा हिरकस हो जाए। गुड़सूट की संख्या कितनी होती है? 60।
अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि ताजे दूध की अम्लता कितनी होती है, तो 0.11 से 0.18% होता है। कितना होता है? 0.11 से 0.18%। तो इसमें क्वेश्चन का ध्यान रखना कि ताजे दूध की अम्लता कितनी होती है, तो ताजे दूध की जो अम्लता होती है 0.11 से 0.18% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 1 किलोग्राम दूध से कितना पनीर या छेना प्राप्त होता है, तो लगभग कितना हो जाएगा? 200 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 1 किलोग्राम दूध से कितना क्रीम प्राप्त होता है, तो 80 से 100 ग्राम प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 80 से 100 ग्राम। ये सब जनरल क्वेश्चन आप सब एक क्वेश्चन ध्यान रखिए कि 1 किलोग्राम दूध से कितना पनीर या छेना, तो लगभग कितना हो जाएगा? 200 ग्राम। और 1 किलोग्राम दूध से कितना हमें क्रीम प्राप्त होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 80 से 100 ग्राम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 1 किलोग्राम गाय के दूध से कितना खोया प्राप्त होता है, तो लगभग 1 किलोग्राम गाय के दूध से 180 से 200 ग्राम खोया प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 180 से 200 ग्राम। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम भैंस के दूध से कितना खोया प्राप्त होता है, तो 200 से 250 ग्राम प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 200 से 250 ग्राम प्राप्त होता है। भैंस के दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है, तो केसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण? केसिन नामक। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि दूध में लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलने वाले जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस हो जाए। कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस भी दे सकता है। तो मतलब दूध में लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलने वाला जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 1 किलोग्राम मक्खन प्राप्त करने के लिए गाय का कितना दूध होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना, गाय रहेगा। क्या रहेगा? गाय। तो 1 किलोग्राम मक्खन प्राप्त करने के लिए गाय का कितना दूध? 27 किलोग्राम होना चाहिए। जबकि अगर भैंस का पूछ लेगा कि 1 किलोग्राम मक्खन प्राप्त करने के लिए भैंस का कितना दूध होना चाहिए, तो 14 किलोग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 14 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि 1 किलोग्राम मक्खन प्राप्त करने के लिए गाय का दूध कितना लेते हैं, तो 27 किलोग्राम लेते हैं। और अगर 1 किलोग्राम मतलब मक्खन, तो भैंस का अगर भैंस मतलब 1 किलोग्राम मक्खन लेना, तो कितना दूध लेना चाहिए, तो लगभग हो जाएगा 14 किलोग्राम। अब आइए अगला क्वेश्चन कि पशु की आयु ज्ञात अवलेख न उपलब्ध होने पर पशु की आयु ज्ञात करने की विधि। तो देखो ये पशु की आयु ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, 2 प्लस सिंह पर बने छल्लों की संख्या। क्या हो जाएगा? 2 प्लस सिंह पर बने छल्लों की संख्या। ये क्वेश्चन यूपी में पूछा गया कि आयु ज्ञात करने का सूत्र अगर पूछ लेता है कि आयु ज्ञात करने का सूत्र, तो 2 प्लस सिंह पर बने छल्लों की संख्या। मतलब हम देख लेंगे जो पशु के जो सिंह होते हैं, क्या जो पशु के सिंह होते हैं उनमें कितने छल्ले बने, क्या छल्ले बने, उसको पहले काउंट कर लेंगे, उसके बाद इसमें प्लस 2 कर देंगे। तो इससे क्या होता है? पशु की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो 2 प्लस सिंह पर बने छल्लों की संख्या, इससे पशु की आयु ज्ञात भी की जा सकती है। अगर अवलेख ना उपलब्ध होने पर हम पशु की आयु ज्ञात करने की कौन सी विधि बता सकते हैं, तो सिंहों द्वारा, दांतों द्वारा और बाह्य बनावट यानी जो बाहरी संरचना होती है, मार्फोलॉजी होता है, उसको देखकर हम पशु की आयु को ज्ञात अनुमान लगा सकते हैं। तो सूत्र एक बार पूछा गया यूपी में, इसलिए उसको आप ध्यान रखना। अब आता है एल्बो ओलस। क्या है एल्बो ओलस? ये भी पूछा जा सकता है। तो एल्बो ओलस ये टर्मिनोलॉजी कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। एल्बो ओलस। अब आता है कि दुग्ध ग्रंथियों में महीन संरचना होती है। क्या होती है? दुग्ध ग्रंथियों में महीन संरचना, या जिसे दुग्ध को बोला जाता है। क्या? दुग्ध को बोलते हैं, जिसमें मादा पशु में दुग्ध का निर्माण होता है। क्या होता है? तो जिसमें अगर पूछ लेता तो दुग्ध कूप होता है। क्या होता है? दुग्ध कूप होता है। ये मादा पशु में पाई जाती है, जिसमें क्या होता है? दुग्ध का निर्माण होता है। किसका होता है? दुग्ध का निर्माण होता है। तो ये भी एल्बो ओलस अगर पूछ लेता कि दुग्ध ग्रंथियों में एक महीन संरचना जो होती है, क्या होती है? दुग्ध कूप होती है। क्या होती है? महीन संरचना दुग्ध कूप होती है, जो मादा पशु में क्या होता है? दुग्ध का निर्माण होता है, जिसमें मादा पशु में दुग्ध का निर्माण होता है। तो इसको आप ध्यान रखें। उसके बाद आता है फाइबर या रेशा। तो यह सेलुलोज तथा लिग्निन का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज तथा लिग्निन का बना होता है तथा ये चारे में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चारे। एक क्वेश्चन आप पूछा था कि कपास का जो हमारा रेशा होता है, ये किसका बना होता है? ये क्वेश्चन यूपी कैटेगरी में पूछा गया। तो सेलुलोज का बना होता है। किसका होता है? सेलुलोज का बना होता है। ये यूपी कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कपास के जो फाइबर होता है या रेशा होता है, वो किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज। कपास में रुई की प्रतिशत मात्रा अगर पूछ लेगा तो 33% होता है। कितना होता है? 33% होता है। ये दोनों क्वेश्चन यूपी कैटेगरी में पूछा गया, इसको आप ध्यान रखना। उसके बाद आता है कलिंग। क्या होता है? कलिंग क्या हो जाएगा? बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखने की क्रिया को क्या बोला जाता है? कलिंग कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखना कि कलिंग क्या होता है कि बीमार जो पशु होते हैं, मतलब उनको स्वस्थ पशुओं से अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है? कलिंग बोला जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कास्टिंग। क्या हो जाएगा? कास्टिंग। अब कास्टिंग क्या होता है? पशु को जमीन पर लिटाना। क्या होता है? पशु की जमीन पर लिटाना ही कास्टिंग कहलाता है। क्या हो जाएगा? पशु को जमीन पर लिटाना कास्टिंग कहलाता है। डोकिंग क्या होता है? भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डोकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को डोकिंग कहा जाता है। पल्सिंग हो जाएगा कि गर्भित पशु को अलग से कंसंट्रेशन मतलब अलग से जो पदार्थ खिलाया जाता है। क्या? जो हमारे गर्भित पशु होते हैं, यानी जो गर्भधारक किए जाते हैं, उनको अलग से जो हम दाना देते हैं, कंसंट्रेशन की मात्रा जो दी जाती है, साकेंद्रित पदार्थ दिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? पल्सिंग बोला जाता है। क्या? पल्सिंग बोला जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखना कि जो गर्भित पशु होते हैं, उनको जो अलग से हम दाना देते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? पल्सिंग बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, कास्टिंग पशु को जमीन पर लिटाने की क्रिया को कास्टिंग कहा जाता है। डोकिंग भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डोकिंग कहा जाता है। पल्सिंग क्या होता है कि जो गर्भित पशु होते हैं, उनको अलग से जो राशन या दाना दिया जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है? पल्सिंग कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिंगरोधन। इसको आप सबको पता है कि नवजात पशु में जो उगती होती कलिका की जैसे मतलब उसको दबा देते हैं, उसको काट कर अलग कर देते हैं, उसे बोला जाता है सिंगरोधन या बिहारनी। मोहेयर क्या होता है? आइए क्वेश्चन मार्क ये कई बार पूछा गया। मोहेयर जो अंगोरा नस्ल की बकरी के बाल से प्राप्त होता है। क्या होता है? बाल। अंगोरा नस्ल की बकरी के बाल के मोहेयर बोला जाता है। कि अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होते हैं, जो मुलायम एवं सफेद ऊनी कपड़े बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसको आप ध्यान रखना कि मोहेयर अंगोरा नस्ल की बकरी से हमें प्राप्त होता है। क्या होता है? मोहेयर जो होता है अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है, जो मुलायम और सफेद और ऊनी कपड़े बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मोहेयर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऊनी कपड़ों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहेयर किससे प्राप्त होता है? तो अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है। अगर इसका उपयोग पूछ लेगा तो ऊनी कपड़े बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है
पश्मीना, ये भी क्वेश्चन आप सबको पता होगा, पूछा जा सकता है। या कश्मीरी नस्ल की बकरी, क्या होते हैं? कश्मीरी नस्ल की बकरी के मुलायम खाल, क्या होता है? मुलायम खाल से बाल होते हैं, जो सर्दी के कपड़े यानी जो सर्दी के कपड़े बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, एक पश्मीना क्या होता है? पश्मीना हमारी कश्मीरी नस्ल की बकरी हो जाए, क्या हो जाए? कश्मीरी नस्ल की बकरी। उसका पिक्का क्या होता है? पिक्का, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह फास्फोरस की कमी से, यानी किसकी कमी से? फास्फोरस की कमी से पशुओं में होने वाला रोग है। तो अगर पूछे पिक्का डिजीज किसमें होता है? पशुओं में होता है, मतलब किस तत्व की कमी से होता है? तो फास्फोरस की कमी से। किसकी कमी से होता है? फास्फोरस की कमी से हो जाता है। सर्रा बीमारी, ये प्रोटीन हुआ है, ये ऊंट में अगर देखा जाता है तो मुख्य रूप से होता है, किसमें होता है? ऊंट में मुख्य रूप से पाया जाता है। अब परिपक्वता क्या होता है? परिपक्वता यानी जो हमारे पास होते हैं, जो वयस्क हो जाता है, क्या होता है? पशु में वयस्कता होने पर उन्हें प्रथम बार के लक्षण होते हैं, जो पशु में मतलब जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं, जैसे हमारे जो होते हैं, यानी नर में जो होता है स्पर्म में बेर का निर्माण होता है, और मादा पशु में जो होता है अंडाणु का बनना ही क्या होता है? उसे परिपक्वता बोला जाए, मैच्योरिटी क्या हो जाए? परिपक्वता। यानी जो पशु हमारे प्रजनन करने योग्य हो जाते हैं, क्या होता है? जनन करने योग्य हो जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? परिपक्वता। उसका कि दुधारू पशु में मनुष्य, हाँ ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है? तो एंथ्रेक्स डिजीज हो जाए, कौन सा हो जाएगा? एंथ्रेक्स डिजीज हो। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है तो दुधारू चाहे पशु, अगर पूछ लेगा दुधारू पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली एंथ्रेक्स हो जाएगा, या पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली डिजीज कौन सी हो जाएगा? तो ये एंथ्रेक्स हो जाएगा। उसका पहला क्वेश्चन आता है कि गाय के दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है, दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट या दूध लैक्टोज हो जाएगा। उसका दूध का सफेद रंग किसके कारण? कैसिन के कारण। ये सब क्वेश्चन तो कई बार बताएगा। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? हाँ इसको ध्यान रखना, आयरन या पी लौह तत्व की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? अगर पूछ लेता कि जो हमारा मिल्क होता है वो पुअर, मतलब उसमें कौन सा तत्व जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? तो लौह, यानी कौन सा पाया जाता है? आयरन जो होता है सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन तो हो चुका है। दूध में प्रोटीन, ये भी हो गया कोलाइडल में। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, 4-4 10 क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के, उसको हम कंप्लीट करा देते हैं। तो पहला हो जाएगा ब्लांचिंग। अब ब्लांचिंग किसमें होता है? तो कॉलीफ्लावर, मतलब इसको आप ध्यान रखना, किसमें होता है? तो फूल गोभी में होता है। किसमें होता है? फूल गोभी। इसको आप ध्यान रखना, ब्लांचिंग किसमें होता है? फूल गोभी में होता है। ब्लांचिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ, तो ब्लांचिंग की क्रिया किसमें होती है? कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी में होती है। अब क्या होता है कि फूल गोभी के फूल को सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए उसकी पत्तियों द्वारा तोड़ के ढकने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ब्लांचिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हिटल डिजीज। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि व्हिटल डिजीज या बीमारी किसमें होता है? कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी में होता है। इसे ड्यू टू किसके कारण होता है? डिफिशियंसी ऑफ मोलिब्डेनम, किसकी कमी से होता है? तो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। पहला क्वेश्चन हमने बताया ब्लांचिंग, ब्लांचिंग की क्रिया किसमें होती है? फूल गोभी में होता है। दूसरा हमने बताया व्हिटल, ये रोग है किसमें लगता है? फूल गोभी में। और किसकी कमी से होता है? तो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा रोग इज द वैरायटी ऑफ टोमेटो। अगर पूछ लेता है कि पूसा रोग किसकी वैरायटी है? तो टमाटर की वैरायटी। कैसी है? टमाटर की वैरायटी। और कैसी? इनडिटरमिनेट टाइप है। कैसी है? इनडिटरमिनेट टाइप वैरायटी। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है पूसा रोग किसकी वैरायटी है? तो टमाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सोनरूपा इज द वैरायटी ऑफ, सोनरूपा किसकी वैरायटी हो जाए? तो लीची की हो जाए। किसकी हो जाएगी? लीची के। लीची का बोटेनिकल लीची चाइनेसिस फैमिली स्पेंडियस ओरिजिन प्लेस चाइना हो जाएगा। लीची में गुड़सूत की संख्या 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसके फल का प्रकार क्या हो जाएगा? तो नट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नट हो जाएगा। लीची की जड़ों में कौन सा कवक पाया जाता है? माइक्रोराइजा नामक कवक पाया जाता है, जिसका कार्य क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। लीची में लाल रंग किसके कारण होता है? एंथ्रासायनिन के कारण। लीची में शर्करा की मात्रा 15.3%। तो सोनरूपा किसकी वैरायटी है? लीची की। पंजारो इज द वैरायटी ऑफ, तो पंजारो किसकी वैरायटी है? स्ट्रॉबेरी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? स्ट्रॉबेरी की वैरायटी हो जाएगी। ब्लोर इज द वैरायटी ऑफ, तो ब्लोर किसकी वैरायटी? मेरीगोल्ड, जिसे बोला जाता है गेंदा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है गेंदा की बीज दर पूछा जाता है 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, यानी 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। गेंदा की कई बार बीज दर पूछा जाता है। क्या? गेंदा की बीज दर। अगर ब्लोरो पूछ लेगा, ब्लोरो किसकी वैरायटी पर जाती है? तो किसकी हो जाए? मेरीगोल्ड या गेंदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का कौन सा अच्छा स्रोत? तो बारबेडा चेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बारबेडा चेरी हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा, अमरूद हो जाएगा, नींबू हो जाएगा। ये सब किसके मतलब विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। लेकिन तो जो सबसे अधिक पाया जाता है बारबेडा चेरी में, विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कट फ्लावर इन वर्ल्ड। विश्व में सबसे अधिक कट फ्लावर का आयात करने वाला देश कौन सा है? तो जर्मनी हो जाएगा। यानी विश्व में सबसे अधिक लार्जेस्ट इंपोर्टर मतलब आयात करने वाला देश। आप कट फ्लावर इन वर्ल्ड, विश्व में सबसे अधिक कट फ्लावर का आयात करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। दी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ मैंगो, आम की बहुनी प्रजाति कौन सी हो जाए? तो आम्रपाली हो जाए। कौन से? आम्रपाली। तो अगर कभी पूछ लेता आम की कौन सी प्रजाति है किसको सघन रूप से लगाया जाता है? तो आम्रपाली हो जाएगा। कितनी दूरी पर? 2.5 into 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। एक हेक्टेयर में कुल पौधों की संख्या कितनी होती है? 1600 पौधे प्रति हेक्टेयर होते हैं, जो ये जीडीपी के लिए सुटेबल होते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल होती है। तो ये ध्यान रखना, आपकी बहुनी प्रजाति अगर पूछ लेता है तो कौन सी? आम्रपाली हो जाए। कौन सी? आम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कैलिफोर्निया पेपर सेल्स इज द वैरायटी ऑफ, ये किसी आलमंड की हो जाए। किसकी हो जाए? आलमंड मतलब बादाम की हो जाए। ये ध्यान रखना, कैलिफोर्निया पेपर सेल इज द वैरायटी ऑफ आलमंड यानी बादाम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रूट ऑफ, यानी फ्रूट ऑफ रोज, गुलाब के फल को क्या कहा जाता है? हिप्स कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड में आया हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखना। अगर पूछ लेता है हिप्स क्या होता है, तो गुलाब के जो हमारे फ्रूट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हिप्स। फ्रूट ऑफ ओकरा, भिंडी के फल को क्या कहा जाता है? तो कैप्सूल या संपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सूल या संपुट। इसको ध्यान रखना। अगर पूछ लेता है कि भिंडी के फल को क्या कहा जाता है, तो भिंडी को यानी ये हमारा ओकरा मतलब क्या होता है? भिंडी होता है, और इसे क्या बोला जाता है? लेडी फिंगर भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कोकोनट फैट इज द रिच सोर्स ऑफ, यानी जो नारियल में वसा पाया जाता है वो किसका अच्छा स्रोत होता है? ल्यूरिक एसिड का होता है। किसका होता है? ल्यूरिक एसिड। कोकोनट मतलब होता है नारियल। नारियल में भोजन कहां पर संचित होता है? ब्रोड पोस्ट में होता है। कहां पर होता है? ब्रोड पोस्ट में होता है। जो हमारे ब्रोड होते हैं वो क्या होते हैं? टू एन होते हैं, और जो ब्रोड पोस्ट होते हैं वो हमारे 3 एन होते हैं। क्या होता है? 3 एन होते हैं। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना बाटनी का। तो हमारे जो कोकोनट है नारियल होते हैं, फैट मतलब कोकोनट में जो नारियल है फैट पाया जाता है, ये रिच सोर्स ऑफ किसका अच्छा स्रोत होता है? तो ल्यूरिक एसिड का। किसका हो जाएगा? ल्यूरिक
एसिड का। कोकोनट मतलब नारियल में प्रोपोगेटेड बाय, नारियल में प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं तो भाई सीड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सीड के द्वारा। मैंगो इज मोस्टली प्रोपोगेटेड बाय, आम में प्रवर्धन मुख्य रूप से किसके द्वारा करते हैं? विनियर ग्राफ्टिंग, या जिसे बोला जाता है भेंट कलम। क्या बोला जाता है? भेंट कलम। आप दोनों ध्यान रखना, भेंट कलम या विनियर ग्राफ्टिंग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर इज नोन एज, फूलगोभी के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? साइमोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइमोज। यानी इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर क्या हो जाएगा? साइमोज। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैबेज, तो पत्ता गोभी के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? कैटकिन। हाँ, ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि फूल गोभी का अगर खाने वाला भाग पूछ लेगा तो फूल गोभी का सी ए मतलब कॉलीफ्लावर और सी से कट हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखना, सी से कॉलीफ्लावर हो जाएगा, सी से कट हो जाएगा, तो फूल गोभी का खाने वाला भाग कट हो जाएगा। पत्ता गोभी का खाने वाला भाग तो क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेड। इसको आप ध्यान रखना, ये सभी में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फूल गोभी का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? इटली। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लैक हार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू, ब्लैक हार्ट बीमारी किसमें होता है? पोटैटो में होता है। किसकी कमी से होता है? ऑक्सीजन की कमी से होता है। और ब्लैक हार्ट बीमारी आलू में किस समय लगता है? तो ऑक्सीजन स्टोरेज भंडारण के समय लगता है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है कि ब्लैक हार्ट डिजीज किसमें लगता है? आलू में लगता है। किसकी कमी से? तो ऑक्सीजन की कमी से होता है। और किस समय लगता है? स्टोरेज यानी भंडारण के समय ये बीमारी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पूसा एसनोवाल इज द वैरायटी ऑफ कॉलीफ्लावर। पूसा एसनोवाल किसकी वैरायटी हो जाएगी? तो कॉलीफ्लावर। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, पूसा चेटकी, पूसा चेटकी ये किसकी हो जाएगी? मूली की वैरायटी। किसकी? मूली की वैरायटी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि पूसा चेटकी किसकी वैरायटी हो जाएगी? तो मूली। अगर पूछ लेगा पूसा जैकिसन किसकी वैरायटी है, तो पूसा जैकिसन किसकी वैरायटी? तो सरसों की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? सरसों। इंडिया शेयर इन द फ्रूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 10%। इंडिया शेयर भारत का योगदान इन फ्रूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, यानी फलों के उत्पादन में भारत का विश्व में कितना प्रतिशत योगदान है? तो 10%। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यानी बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट मतलब बिना निषेचन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट यानी फल का निर्माण होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब बिना निषेचन के इज कॉल्ड। जब बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो उसे क्या बोला जाता है? पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके काफी मार्क, ये क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद एपोमेक्स, ये दोनों पूछा जा सकता है। तो जब बिना निषेचन के फल का निर्माण, इसको आप ध्यान रखना, जहां पर पूछ लेगा जब बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो उसे क्या बोला जाता है? पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जब बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे क्या कहा जाता है? एपोमेक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपोमेक्सिस कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर फल पूछेगा तो पार्थिनोकार्पी, अगर एम्ब्रियो या भ्रूण पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? एपोमेक्सिस। ओलियोरेजिन इज इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ, ओलियोरेजिन जो है महत्वपूर्ण प्रोडक्ट किसका है? तो चिली का हो जाएगा। किसका? मिर्च का हो जाएगा। चिली या सीरिया उसकी मतलब स्पाइस जो मसाले वाली होती है उसका। केसर या सैफरन, अगर पूछ लेता केसर या सैफरन बिलोंग टू द फैमिली, केसर या सैफरन किस फैमिली से संबंधित है? तो किससे हो जाएगा? इरिडियेसी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? इरिडियेसी से। ये आप ध्यान रखना, केसर या सैफरन किस फैमिली से संबंधित है, या केसर या सैफरन की फैमिली क्या हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा? इरिडियेसी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन, यानी संरक्षित करने जो हमारे फल होते हैं उनको संरक्षित करने फ्रूट रहेगा तो फलों को संरक्षित करने के लिए उसमें शुगर की मात्रा कितनी? तो 60 से 70% होता है। कितना होता है? 60 से 70%। मैंगो इज द वैरायटी ऑफ सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, अभी हमने बताया आम की कौन सी प्रजाति है जो हाई डेंसिटी एचडीपी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल होती है? तो आम्रपाली हो जाएगी। कौन से? आम्रपाली। मोस्ट साल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप, कौन सी नमक सहिष्णु फसल अगर पूछ लेता है? मोस्ट साल्ट टॉलरेंट मतलब नमक सहिष्णु फसल कौन सी हो जाएगी? तो हमारी डेट पर हो जाएगा, और कभी कभी बेर भी लग सकता है। क्या? बेर भी लिख देता है। मतलब नमक सहिष्णु फसल कौन सी हो जाएगी? तो डेट पर मतलब खजूर हो जाएगा, और हमारा बेर भी कभी कभी दे सकता है। तो आप दोनों ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फ्रूट रिपनिंग हार्मोन फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया। आप देखेंगे एथिलीन और कार्बाइड दोनों, लेकिन तो जो हमारे पेपर में पूछा जाता है फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ए फार्म ऑफ लो प्रूनिंग अप टू 2 मीटर हाइट ऑफ स्टेम इज कॉल्ड, यानी जो एक लो प्रूनिंग किया जाता है मतलब नीचे से 2 मीटर की हाइट पर जो प्रूनिंग करते हैं, क्या यानी 2 मीटर की हाइट पर जो प्रूनिंग, यानी ऊपर से सॉरी प्रूनिंग अप टू मतलब 2 मीटर की हाइट पर जो पौधों में प्रूनिंग करते हैं, स्टेम जो तने होते हैं उसमें प्रूनिंग करते हैं, तो उससे क्या कहा जाता है? पोलार्डिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलार्डिन कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, गोला इज यानी अर्ली वैरायटी ऑफ बेर, बेर की अगेती प्रजाति कौन सी? गोला और सेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोला और सेब। तो इसको ध्यान रखना कि बेर की अगेती प्रजाति कौन सी है? गोला और सेब। तो सेब अगर पूछ लेगा सेब किसकी वैरायटी? तो बेर का हो जाएगा, ना कि भैया सेब का। ये ध्यान रखना, गोला और सेब किसकी वैरायटी है? बेर की। प्लांटिंग सीजन ऑफ डेसिडियस प्लांट, तो डेसिडियस प्लांट की प्लांटिंग कब करते हैं? तो यानी जनवरी से फरवरी माह में किया जाता है। कब किया जाता है? जनवरी से फरवरी माह में किया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो जो मेरा हार्टिकल्चर का लेक्चर जनरल एग्रीकल्चर था, क्योंकि मेरा हार्टिकल्चर का कोर्स आप सभी लोग लगभग समाप्त हो गया है, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हैं उसको यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको पूरा सॉल्व कराया जाएगा। जब मैराथन क्लास चलेगी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से, तो लगभग 200-250 क्वेश्चन जो भी होंगे 5-6-7 दिन में उसको पूरा आप सबके मतलब हार्टिकल्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप सभी लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए, एक एक क्वेश्चन दिन रात करके अच्छे से तैयारी करिए। और आप लोग एक बात आप जरूर ध्यान रखना, किताब के हर क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए, लास्ट में जो 200-250 क्वेश्चन दिए उसको तो आप जरूर याद रखना, और प्लस जो पढ़ाया गया, अगर आपको रैंक अच्छी लानी है और मैथ में जो एग्जाम्पल दिए उसको जरूर कर लेना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस बार आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली एनिमल हस्बेंड्री या किसी यंत्र का जो भी क्लास होगा एक दिन से पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।
चलिए विद्यार्थियों, आज आपकी कृषि अभियंत्रण की लास्ट क्लास है संभवतः। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने आपको इंजन, ट्रैक्टर, विद्युत मोटर, इन सभी के विषय में बताया था। हमने बताया था कृषि में ज़्यादातर 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। और इसके ऊपर जब विद्युत धारा यानी कि विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण इसमें जो अंदर शाफ्ट होती है वो मूव करने लगती है, और शाफ्ट के ऊपर हमने बताया था बियरिंग होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से शाफ्ट घूमती है, तो शाफ्ट घूमेगी तो उसकी पुली पर जो भी हमें चीज चलानी है उसको हमें शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो मोटी मोटी चीज आपको ये याद रखना है कि जो है एग्रीकल्चर में, कृषि अभियंत्रण में आपको जो मोटर यूज होता है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है। और इसमें फेजों की संख्या 3 होती है, और ईएमएफ बल कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, विद्युत वाहक बल जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वो कार्य करता है। अब बात आती है अगला क्लास जो है आपका, यानी कि अगला चैप्टर अगर हम कहें तो प्लाउ या प्लाइंग, प्लाइंग है या इसी को कह देंगे हम जुताई। देखिए 2 तरीके की जुताई होती है, एक तो होती है बाहर से अंदर की तरफ, एक अंदर से बाहर की तरफ। एक बाहर से भीतर की तरफ, और एक विद्यार्थी होती है भीतर से बाहर की तरफ। एक होता है बाहर से भीतर की तरफ, एक होता है भीतर से बाहर की तरफ जुताई। ठीक है ना। और जुताई जो होती है खेत में हलाई बांधकर की जाती है। जैसे ये पूरा खेत है तो एक बार में ही तो जोत नहीं देंगे, तो बीच में ऐसे सेपरेशन करते हैं इसका, है ना, जो सेपरेट किया जाता है फील्ड को, उसको हम कहते हैं हलाई। इसको क्या कहते हैं? हलाई, है ना। हलाई बांधकर जुताई की जाती है। कैसे जुताई की जाती है? हलाई बांधकर जुताई की जाती है। अब जब हम बाहर से भीतर की तरफ जुताई करेंगे तो हमारा किस कोण का निर्माण होगा? जब बाहर से भीतर की तरफ विद्यार्थियों जुताई करते हैं, यही पूछा जाता है बार बार कैडेट परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। जब बाहर से भीतर की तरफ जुताई करेंगे विद्यार्थियों हम, तो हमारा बनेगा मृत कोण, यानी कि डेड फर्रो। क्या बनेगा? मृत कोण। और मृत कोण जो होगा, डेड फर्रो होगा, ये सामान्य कोण से डबल होगा, यानी कि दोगुना होगा। अंतिम कोण होगा, दोगुना होगा, और इसी को कहेंगे अंतिम कोण, यानी कि लास्ट फर्रो। और कोण तो समझ ही रहे होंगे, फर्रो का मतलब है जब हमारा फील्ड में हल चलता है तो हल के द्वारा हटाई गई जब मिट्टी हटाई जाती है तो बीच में जो नाली बनती है वही क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। जब हल के द्वारा मिट्टी को हटाएंगे तो उसमें क्या बन जाएगा? नाली बन जाएगी, और वही नाली क्या कहलाएगी? वो हमारी नाली जो विद्यार्थियों होगी वो कहलाएगी कोण। क्या कहलाएगी? कोण कहलाएगी। ठीक है, तो बाहर से भीतर की तरफ जो हम जुताई करेंगे वो हमारा कहलाएगा लास्ट कोण, जो बचेगा उसे कहेंगे डेड फर्रो या मृत कोण। और ये दोगुना होता है सामान्य कोण से, और ये अंतिम कोण होता है। ठीक है, अब जब भीतर से बाहर की तरफ अगर हम जुताई करते हैं, भीतर से बाहर की तरफ जब जुताई करेंगे तो क्या होगा? तो हमारा बनेगा पृष्ठ कोण। कौन सा कोण बनेगा? पृष्ठ कोण बनेगा, और इसी को हम कहते हैं बैक फर्रो। और ये कोण जो है मोड़ बोर्ड की तरफ बनता है, यानी कि किसकी तरफ बनता है? ये कोण जो होता है वो बनता है किसकी तरफ? मोड़ बोर्ड की तरफ। यह कोण MB, यानी कि मोड़ बोर्ड की तरफ बनता है, की तरफ बनता है ना। मोड़ बोर्ड का मतलब होता है जो MB होता है, मिट्टी प्लट हर में मोड़ बोर्ड होता है, उस तरफ ये कोण बनेगा, इसे लास्ट कोण कहेंगे। मतलब जुताई का ये भी सबसे अंत में कोण बनेगा, इसको कहेंगे बैक फर्रो। ठीक है, जब भीतर से बाहर की तरफ जुताई करेंगे तो बैक फर्रो, और जब बाहर से भीतर की तरफ जुताई करेंगे तो लास्ट कोण बनेगा, उसको कहेंगे हम डेड फर्रो। एक बार जुताई जो है बाहर से अंदर की तरफ करनी चाहिए, एक बार जुताई जो है अंदर से बाहर की तरफ करनी चाहिए, जिससे कि खेत जो है अंडुलेट ना हो आपका। एक बार इस फील्ड में जैसे एक वर्ष आपने एक वर्ष जुताई जो है कैसे की? बाहर से अंदर की तरफ, है ना, ऐसे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जुताई करेंगे। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ। और एक बार एक फील्ड में, इसी फील्ड में जो है जुताई करेंगे अंदर से बाहर की तरफ। देखिए इससे फायदा क्या होता है? एक बार अंदर से बाहर हो रहा है, एक बार बाहर से अंदर हो रहा है। देखिए ये देखिए, बाहर से अंदर की तरफ जुताई हो रही है, यहां पर अंदर से बाहर की तरफ जुताई हो रही है। ठीक है, अब इसमें होगा ये कि एक बार जब अंदर से बाहर की तरफ जुताई करेंगे, यानी कि बाहर से अंदर, अगर देखते हैं बाहर से अंदर, तो बाहर से अंदर की तरफ जब विद्यार्थी जुताई करेंगे तो हमारा क्या होगा? बीच में खेत में ढाल हो जाएगा, बीच में ढाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीच में ढाल, यानी कि खेत जो है कैसा हो जाएगा? खाली हो जाएगा। और जब बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जब करेंगे तो किनारों पर ढाल आ जाएगा, किनारों पर ढाल। समझ गया ना बात? जब बाहर से भीतर की तरफ करेंगे तो बीच में ढाल, खेत जो है बीच में ढाल हो जाएगा, यानी कि पानी पूरा साइड पर ये ऊंचा हो जाएगा, इधर भी ऊंचा हो जाएगा
और इधर भी ऊंचा हो जाएगा, ये सब ऊंचा। यहाँ पर जो है ढाल हो जाएगा, यानी कि खेत जो है क्योंकि बाहर से अंदर मिट्टी आ रही है, और जब अंदर से बाहर की तरफ करेंगे तो बीच में खेत उठ जाएगा, यानी बीच में पानी नहीं पहुंचा पाओगे और किनारे किनारे ही पानी भरा रहेगा। अंदर जो है यहाँ पर ये ऊंचा हो जाएगा और ये जो है ढाल हो जाएगा, यहाँ पर यानी कि नीचा हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। अगर लगातार करते रहे, अगर एक बार इस तरीके से किया, एक बार इस तरीके से किया, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा जो है खेत अंडुलेट नहीं होगा, ऊंचा नीचा नहीं होगा, हमारा खेत जो है समतल बना रहेगा। कैसा बना रहेगा? समतल बना रहेगा, अंडुलेट नहीं होगा, है ना। फिर हमारा कैसा होगा? समतल बना रहेगा, समतल बना रहेगा, है ना, यानी कि ऊंचा नीचा नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार समय जो है अंदर से बाहर की तरफ जुताई करनी है, एक बार बाहर से अंदर की तरफ जुताई करनी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समतल खेत बना रहेगा। नहीं तो खेत क्या हो जाएगा? अंडुलेट हो जाएगा, ऊंचा नीचा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई जुताई की बात। एक तो डेड फरो हो गया, एक बैक फरो हो गया, दोनों चीजें बताई। अब जुताई किन किन सीजन में करनी चाहिए, जुताई का समय। देखिए 3 सीजन प्रमुख जुताई के होते हैं। एक तो ग्रीष्मकालीन, या कहते हैं इसको ग्रीष्मकालीन जुताई। दूसरी हमारी वर्षाकालीन, और तीसरी हमारी शीतकालीन। 3 जुताइयां होती है। सबसे प्रमुख जुताई जो होती है वो हमारी होती है ग्रीष्मकालीन जुताई। ग्रीष्मकालीन जुताई जो होती है वो सबसे प्रमुख होती है, और यह जो है रबी फसलों की कटाई के बाद की जाती है। रबी फसलों की कटाई के बाद की जाती है। कटाई के बाद, रबी फसलों की कटाई के बाद जो जुताई की जाती है उसको हम विद्यार्थियों कहते हैं ग्रीष्मकालीन जुताई। परंतु ये जुताई जो है प्रोहिबिटेड की गई है कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा। इसमें बलुई और बलुई दोमट मृदाओं में, बलुई और बलुई दोमट मृदाओं में, बलुई दोमट मृदाओं में इस जुताई को जो है प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित किया गया है। क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है। इस जुताई को विद्यार्थियों क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है ग्रीष्मकालीन जुताई को। किन मृदाओं में? समझिए, बलुई और बलुई दोमट मृदाओं में। किस किस मृदा में? बलुई मृदा में और बलुई दोमट मृदा में इस जुताई को इसलिए प्रोहिबिटेड किया गया है, इसलिए जो है इसको रोका गया है, क्योंकि बलुई मृदा के जस्ट बाद मान लो उड़ेगी भी, अगर ज्यादा तेज धूल आ रही है या आंधी आ रही है तो ये बलुई मिट्टी उड़ भी जाएगी, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। इसके जस्ट बाद इसमें अगर बहुत तेजी से बारिश हो गई, है ना, बहुत तेज बारिश हो गई, तो बारिश के बाद भी बलुई और बलुई दोमट में इरोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूक्षरण हो जाएगा, यानी कि इरोजन का खतरा रहता है, भूक्षरण का खतरा रहता है विद्यार्थियों। तो इसलिए जो है इसको जो है हम क्या करेंगे, भूक्षरण का जब खतरा रहेगा तो क्या कर देंगे, इसको, इस जुताई को जो है बैन कर दिया जाता है। इसलिए बलुई और बलुई दोमट मृदाओं में। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हवा जब तेज चलेगी तो हवा से भी इरोजन हो जाएगा, और अधिक पानी गिर गया उससे भी इरोजन हो गया। ठीक है, तो इसीलिए बलुई दोमट और बलुई मृदाओं में इसको हम प्रोहिबिट करते हैं। लेकिन क्ले और लोमी सॉइल्स में इसकी जुताई बहुत आवश्यक होती है। डीप प्लाइंग की जाती है 15 से 20 सेंटीमीटर के करीबन, गहरी जुताई। क्यों? क्योंकि अगर बीज के सीड होंगे, यानी कि खरपतवारों के जो बीज नीचे होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, मोल्ड्स पड़े होंगे, इंसेक्ट पेस्ट के लार्वे पड़े होंगे, वो भी ऊपर आ जाएंगे, तो वो सूख जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ग्रीष्मकालीन जुताई। और जुताई जब ग्रीष्मकालीन करेंगे तो हाई टेम्परेचर की वजह से नाइट्रिफिकेशन की क्रिया होती है। इसमें क्या होती है? हाई टेम्परेचर की वजह से, अत्यधिक तापमान की वजह से, अत्यधिक तापमान की वजह से, अत्यधिक तापमान की वजह से इसमें क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन की क्रिया होती है। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण की क्रिया होगी, और जब नाइट्रीकरण की क्रिया होगी तो नाइट्रोजन भी फिक्स हो जाएगी खेत में, है ना। ग्रीष्मकालीन जुताई और करेंगे तो अत्यधिक ताप के कारण नाइट्रीकरण की क्रिया होगी, जिसके कारण नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगी फील्ड में। ठीक है, इसके बाद वर्षाकालीन जुताई। देखिए वर्षाकालीन जुताई कब करते हैं, तो जब हमें अगर कोई खरीफ ऋतु की फसल लेनी होती है तो वर्षाकालीन जुताई करते हैं। जैसे धान लगाना है तो धान लगाने से पहले वर्षाकालीन जुताई कर देते हैं। ठीक है, या हमें आलू वगैरह या ढेंचा वगैरह जब बोना होता है तो ढेंचा को जो है बोने से पहले, या बहुत सारी खरीफ ऋतु की जो फसलें जैसे मक्का बोना है उससे पहले जुताई जो होती है वो वर्षाकालीन होती है। यानी कि कुछ जुताइयां ऐसी होती हैं। अब वर्षाकालीन जुताई का प्रमुख उद्देश्य होता है खरपतवारों का उन्मूलन, खरपतवारों को जो वीड्स हैं नष्ट करना, है ना। खरपतवारों को नष्ट करना किसका प्रमुख योगदान रहता है? वर्षाकालीन जुताई का। ठीक है, खरपतवारों को नष्ट करना। इसके बाद शीतकालीन जुताई, यानी कि शरद ऋतु की जुताई जो होती है, शीतकालीन जुताई होती है, वो हम करते हैं रबी फसलों की बुवाई से पहले। कब करते हैं? रबी फसलों की बुवाई से पहले। अब देखिए जो रबी फसलें हैं उनकी बुवाई से पहले ये जुताई की जाती है। और इसका एक और प्रमुख कारण होता है कि नमी का संरक्षण करना। किसका संरक्षण करना विद्यार्थियों? क्योंकि नमी का संरक्षण करना, देखिए नमी को भी संरक्षित किया जाता है, नमी का संरक्षण भी हो जाएगा।
और देखिए इसमें पानी भरा जाता है जुताई से। वर्षाकालीन जुताई अगर कर देंगे तो क्या फायदा एक और रहेगा खेत में कि जब जुता हुआ खेत होगा तो जितना भी पानी गिरेगा फील्ड में वो सब नीचे चला जाएगा। ठीक है, जितनी भी बारिश होगी वो कहां चली जाएगी, जमीन में नीचे चला जाएगा पानी। तो ये वर्षाकालीन जुताई का एक और फायदा है, एक और बेनिफिट। ठीक है, तो ये हो गया वर्षाकालीन जुताई। शीतकालीन, वर्षाकालीन, ग्रीष्मकालीन, 3 जुताइयां होती हैं। ठीक है, तो पहला हमने आपको बताया था कि भीतर से बाहर की तरफ जुताई, बाहर से भीतर की तरफ जुताई। जुताइयां 3 प्रकार की होती हैं, ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन और शरदकालीन या शीतकालीन। ठीक है, इसके बाद बात आ रही है आपकी थर्ड पॉइंट, इसमें आएगा प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीय भू परिष्करण। देखिए भू परिष्करण समझ लीजिए, देखिए मोटा मोटा समझिए कि मिट्टी को काटना, क्या करना, मिट्टी को काटना, चीरना, फाड़ना या कुछ भी ऐसा उसमें फिजिकल एक्टिविटी करना जिससे कि वो अधिक पल्वराइज हो जाए, उसी को भू परिष्करण कहते हैं। मिट्टी को काटना, मिट्टी को छीलना, काटना, भुरभुरा करना, यानी कि पल्वराइज करना, है ना, पल्वराइज करना मिट्टी को। यही भू परिष्करण का प्रमुख कार्य होता है जिससे कि अच्छी से अच्छी फसल जो है इसमें बोई जा सके, है ना, बेस्ट क्रॉप जो है बोई जा सके। बेस्ट क्रॉप मैनेजमेंट के लिए आपको टिलेज किया जाता है। टिलेज जो है भू परिष्करण किया जाता है। अब देखिए टिलेज होता कितने तरीके का है बताते हैं। भू परिष्करण या टिलेज जो होता है वो 2 तरीके का होता है, आपको देखने को मिलेगा, प्रश्न यहीं से आएगा। एक होता है प्राथमिक टिलेज, प्राथमिक भू परिष्करण, और एक होता है विद्यार्थियों द्वितीय भू परिष्करण। एक होता है प्राइमरी टिलेज, एक होता है सेकेंडरी टिलेज। इसी से प्रश्न पूछा जाता है, वो देखा व्हाट इज प्राइमरी टिलेज, व्हाट इज सेकेंडरी टिलेज, और दूसरा होगा सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में प्रमुख अंतर क्या होता है। देखिए बीज बोने से पहले, पहला मोटा मोटा समझिए, बीज बोने से पहले खेत में जो भी इंटरकल्चर क्रियाएं होंगी, जो भी जैसे हल है, जो भी हल चलाया आपने, मिट्टी पर चलाया, कुछ भी चलाया, पटेला लगाया, वो सब आपका प्राथमिक में है। और बीज बोने के बाद अगर आपने निकाई की, गुड़ाई की, ये सब कैसे हो जाएंगे, ये सेकेंडरी टिलेज हो जाएंगे। तो मोटा मोटा आप ये समझिए कि बीज बोने से पहले, बीज बोने से पहले की गई कृषि क्रियाएं, की गई कृषि क्रियाएं किसके अंतर्गत आएंगी, प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत आएंगी। बीज बोने से पहले की गई कृषि क्रियाएं यानी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, है ना, बिफोर ऑफ सीड सोइंग, है ना, बिफोर ऑफ सीड सोइंग। बिफोर का मतलब बीज की बुवाई से पहले जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की गई हैं वो सब क्या कहलाएंगी, हमारी प्राइमरी टिलेज। लेकिन बीज की बुवाई के बाद, बुवाई के बाद जो हमारी क्रियाएं होंगी वो हमारी कहलाएंगी क्या, सेकेंडरी टिलेज। बीज की बुवाई के बाद जो कृषि क्रियाएं होंगी वो हमारी कहलाएंगी सेकेंडरी टिलेज। जैसे होइंग, होइंग, निकाई, गुड़ाई, है ना, ये सब क्या है, सेकेंडरी टिलेज है। लेकिन मिट्टी पलट हल, हल, अब देखिए पाटा लगाना आ जाएगा इसमें, पाटा लगाना क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है बीज बोने के बाद ही तो पाटा लगाएंगे, है ना, तो पाटा लगाना। बेलन चलाना इसमें आ जाएगा क्योंकि बीज बोने से पहले ही बेलन चलाएंगे, है ना। तो अगर पूछा जाए कि लेवलिंग के कौन सी क्रिया होगी, तो लेवलिंग प्राइमरी होगी, कैसी होगी, लेवलिंग प्राइमरी होगी, प्राथमिक होगी। और इसी तरीके से आपको जो है पता कर लेना है प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र और द्वितीय भू परिष्करण यंत्र। ठीक है, यही पूछा जाता है कि प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र कौन होते हैं और द्वितीय भू परिष्करण यंत्र कौन होते हैं। तो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्रों में आपका आएगा जो मोल्ड बोल्ड प्लाऊ है ना, मिट्टी पलट हल है, इसके बाद लेवलिंग है, बेलन है, ये सब प्राइमरी टिलेज है। उसके बाद उधर साइड जो है आपके होइंग है, निकाई है, गुड़ाई है, पट्टा लगाना है, ये सब क्या है, सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, द्वितीय भू परिष्करण यंत्र। अब बात आती है विद्यार्थियों, ये तो बात हो गया। अब एक शब्द इसमें और आता है मल्चिंग, है ना, क्या आता है, मल्चिंग। इन दोनों पाठों की कल आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो मल्चिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई हमने क्रॉप बोई, ठीक है, और जैसे वो इरोजन परमिटिंग क्रॉप है, जैसे मक्का, मक्का क्या है, इरोजन परमिटिंग क्रॉप है ना, इरोजन परमिटिंग क्रॉप, यानी कि क्षरण को बढ़ावा देने वाली फसल है। ये तो है, क्षरण को बढ़ावा देने वाली फसल।
इरोजन परमिटिंग क्रॉप है, क्षरण को बढ़ावा देने वाली फसल है मल्चिंग, मक्का। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे कि अब इसमें क्या होता है, खरपतवार भी होते हैं और स्पेसिंग बढ़िया बढ़िया होती है। जैसे ये फील्ड है मक्का का, अब एक यहाँ मक्का का पौधा ये लाइन से है, ठीक है, ये देखिए ये सब मक्का के पौधे हैं, ठीक। अब क्या हुआ, इनके बीच बीच में जो स्पेस खाली है, स्थान है, ये वाला स्थान है, ये स्थान है, ये स्थान है, तो इनमें क्या होगा, इनमें बार बार आपका खरपतवार जमेगा, प्लस इसी में क्षरण होगा, प्लस इसी में आपका जो है न्यूट्रिएंट्स लॉस होगा। तो क्यों ना इस चीज को हम खत्म ही कर दें कि ये सारी चीजें ना हो पाए, यही आपकी कहलाती है मल्चिंग। अब इस बीच वाले स्थान में हमने क्या किया, सूखी घास लाए, हम क्या लाए, इस स्थान पर हम क्या लाए, सूखी घास, सूखी घास डाल सकते हैं, भूसा डाल सकते हैं, पॉलीथीन डाल सकते हैं काली। अब देखिए सूखी घास, भूसा और काली पॉलीथीन जब इस क्षेत्र में डाल देंगे तो मक्का से जो डायरेक्ट बूंद नीचे जा रही थी अर्थ पर, है ना, जो इरोजन कर रही थी, क्योंकि लिखा हुआ है इरोजन परमिटिंग क्रॉप है ना, अब वो इरोजन नहीं होगा क्योंकि बूंद सीधी किस पे जाएगी, घास पे जाएगी, भूसा पे जाएगी या पॉलीथीन पे जाएगी, तो क्षरण नहीं होगा। दूसरा फायदा मॉइस्चर कंजर्वेशन होगा, यहाँ पर नमी का संरक्षण होगा, क्योंकि ऊपर से डायरेक्ट सूर्य जो है इवापोरेशन नहीं कर पाएगा, बाष्पीकरण नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो आपकी नमी भी संरक्षित रहेगी। उसके बाद क्या होगा, जब ये सारी चीजें ऊपर रखी हैं तो ये महाराज जो है खरपतवार ये नहीं उग पाएगा, क्योंकि इसका जो जर्मिनेशन होगा सीड का